जय भीम साथियों। वीज़ा के लिए इंतज़ार का अगला चैप्टर मैं लेके आ गया हूँ। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जब बाबा साहब न्यूयॉर्क और लंदन से पढ़ाई करके लौटे तो उन्हें कैसे अपनी ज़िंदगी में संघर्षों का सामना करना पड़ा और किस तरह से वो अपनी बात लिख पा रहे हैं। तो ये चैप्टर है पश्चिम से लौटकर आने के बाद बड़ौदा में रहने की जगह नहीं मिली। पश्चिम से मैं 1916 में भारत लौट आया। महाराजा बड़ौदा की बदौलत मैं अमेरिका उच्च शिक्षा प्राप्त करने गया। मैंने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में 1913 से 1917 तक पढ़ाई की। 1917 में मैं लंदन गया और वहाँ विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में परास्नातक में दाखिला लिया। 1918 में मुझे अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़कर भारत आना पड़ा। क्योंकि मेरी पढ़ाई का खर्चा बड़ौदा स्टेट ने उठाया था, इसीलिए उसकी सेवा करने के लिए मैं मजबूर था। इसलिए वापस आने के बाद मैं सीधा बड़ौदा स्टेट गया। बड़ौदा में मुझे किस तरह के सामाजिक अनुभव हुए उसी पर मैं बात करूंगा और उसी को विस्तार से बताने तक खुद को सीमित रखूंगा। यूरोप और अमेरिका में 5 साल के प्रवास ने मेरे भीतर से यह भाव मिटा दिया था कि मैं अछूत हूँ, और यह कि भारत में अछूत कहीं भी जाता है तो वो खुद अपने और दूसरों के लिए समस्या होता है। जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो मेरे दिमाग में अब एक ही सवाल था, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कौन रखेगा। मैं बहुत गहराई तक परेशान था। हिंदू होटल जिन्हें विशिष्ट कहा जाता था, उनको मैं पहले से जानता था कि वो मुझे नहीं रखेंगे। वहाँ रहने का एकमात्र तरीका था कि मैं झूठ बोलूं, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो उसके क्या परिणाम होंगे। वो पहले से नियत थे। मेरे कुछ मित्र बड़ौदा के थे जो अमेरिका पढ़ाई करने गए थे। अगर मैं उनके यहाँ गया तो क्या वे मेरा स्वागत करेंगे? मैं खुद को आश्वस्त नहीं कर सका। हो सकता है एक अछूत को अपने घर में बुलाने पर वे शर्मिंदा महसूस करें। मैं थोड़ी देर तक इसी सोच में खड़ा रहा। मुझे सूझा कि पता करूं कि कैंप में कोई जगह है। तब तक सारे यात्री जा चुके थे। मैं अकेला बच गया था। कुछ एक गाड़ी वाले जिन्हें अभी तक कोई सवारी नहीं मिली थी, वो मुझे देख रहे थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उसमें से एक को बुलाया और पता किया कि क्या कैंप के पास कोई होटल है। उसने बताया कि एक पारसी सराय है जो पैसा देकर ठहरने देते हैं। पारसी लोगों के द्वारा ठहरने की व्यवस्था होने की बात सुनकर मेरा मन खुश हो गया। पारसी जोरास्ट्रियन धर्म को मानने वाले लोग हैं। उनके धर्म में कोई छुआछात नहीं, इसलिए उनके द्वारा अछूत होने का भेदभाव होने का कोई डर नहीं था। मैंने अपना बैग गाड़ी में रखा और ड्राइवर से पारसी सराय में चलने के लिए कह दिया। यह एक 2 मंजिला सराय थी। नीचे एक बुजुर्ग पारसी और उनका परिवार रहता था। वो ही इसकी देखरेख करते थे और जो लोग रुकने आते थे उनके खान पान की व्यवस्था करते थे। गाड़ी वहां पहुंची। पारसी केयरटेकर ने मुझे ऊपर ले जाकर कमरा दिखाया। इस बीच गाड़ीवान ने मेरा सामान लाकर रख दिया। मैंने उसको पैसे देकर विदा कर दिया। मैं खुश था कि मेरे ठहरने की समस्या का समाधान हो गया है। मैं कपड़े अपने बदल रहा था, थोड़ा सा आराम करना चाहता था। इसी बीच केयर टेकर एक किताब ऊपर लेकर आया। उसने जब मुझे देखा कि मैंने सदरी और धोती, जो कि खास पारसी लोगों के पहनने कपड़े पहनने का तरीका है, नहीं पहना, और उसने तीखी आवाज़ में मुझसे मेरी पहचान पूछी। मुझे मालूम नहीं था कि यह पारसी सराय सिर्फ पारसी समुदाय के लोगों के लिए थी। मैंने बताया कि मैं हिंदू हूँ। वो अचंभित था। उसने सीधे कह दिया कि मैं वहाँ नहीं ठहर सकता। मैं सकते में आ गया और पूरी तरह शांत रहा। फिर वही सवाल मेरी तरफ लौट आया कि मैं कहाँ जाऊँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि मैं भले ही हिंदू हूँ, लेकिन अगर उन्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझे यहाँ ठहरने में कोई दिक्कत नहीं। उसने जवाब दिया कि तुम यहाँ कैसे ठहर सकते हो, मुझे सराय में ठहरने वालों का ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज करना पड़ता है। मुझे उनकी परेशानी समझ आ रही थी। मैंने कहा कि मैं रजिस्टर में दर्ज करने के लिए पारसी नाम रख सकता हूँ। तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है? अगर मुझे नहीं है तो तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हें तो कुछ पैसे ही मिलेंगे। मैं समझ रहा था कि वो पिघल रहा है। वैसे भी उसके पास बहुत समय से कोई यात्री नहीं आया था और वो थोड़ा कमाई का मौका नहीं छोड़ना चाहता था।
वो इस शर्त पर तैयार हो गया कि मैं उसको 1.5 रुपये ठहरने और खाने को दूंगा और रजिस्टर में पारसी नाम लिखूंगा। वो नीचे गया, मैंने राहत की सांस ली। समस्या का हल हो गया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी ये खुशी कितनी क्षणिक है। इससे पहले कि मैं सराय में होने वाले किस्से का दुखद अंत बताऊं, उससे पहले मैं बताऊंगा कि इस छोटे से अंतराल के दौरान मैं वहां कैसे रहा। इस सराय की पहली मंजिल पर एक छोटा कमरा था। उससे जुड़ा हुआ स्नानघर था जिसमें नल लगा था। उसके अलावा एक बड़ा हॉल था। जब तक मैं वहाँ रहा, हॉल हमेशा टूटी कुर्सियों और बेंच जैसे कबाड़ से भरा था। इसी सब के बीच मैं अकेले यहाँ रहा। केयर टेकर सुबह एक कप चाय लेकर आता था। फिर वो दोबारा 9:30 बजे मेरा नाश्ता या सुबह का कुछ खाने के लिए लेकर आता था। और तीसरी बार वो 8:30 बजे रात का खाना लेकर आता था। केयर टेकर तभी आता था जब बहुत ज़रूरी हो जाता था। इनमें से किसी भी मौके पर वो मुझसे बात करने से बचता था। खैर, किसी तरह ये दिन बीते। महाराजा बड़ौदा की ओर से महालेखागार ऑफिस में मेरी प्रशिक्षु की नियुक्ति हो गई। मैं ऑफिस जाने के लिए सराय को 10 बजे छोड़ देता था। रात को तकरीबन 8 बजे लौटता था। जितना हो सके कंपनी के दोस्तों के साथ मैं समय व्यतीत करता था। सराय में वापस लौट के रात बिताने का विचार ही मुझे डराता था। मैं वहाँ सिर्फ इसलिए लौटता था क्योंकि इस आकाश तले मुझे कोई और ठौर नहीं था। ऊपर वाली मंजिल के बड़े कमरे में कोई भी दूसरा इंसान नहीं था जिससे मैं कुछ बात कर पाऊँ। मैं बिल्कुल अकेला था। पूरा हॉल गुप्त अंधेरे में रहता था। वहाँ कोई बिजली का बल्ब, यहाँ तेल की बत्ती तक नहीं थी जिससे अंधेरा थोड़ा कम लगता। केयरटेकर मेरे इस्तेमाल के लिए एक छोटा सा दिया लेकर आता था जिसकी रोशनी बहुत मुश्किल से कुछ इंच तक ही जाती थी। मुझे लगता था कि मुझे कोई सज़ा मिली है। मैं किसी इंसान से बात करने के लिए तड़पता था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आदमी ना होने की वजह से मैंने किताबों का साथ लिया। उन्हें पढ़ता गया, पढ़ता गया। मैं पढ़ने में इतना डूब गया कि अपनी तन्हाई भूल गया। लेकिन उड़ते चमगादड़, जिनके लिए वह हॉल उनका घर था, अक्सर मेरे दिमाग को उधर खींच देते थे। मेरे भीतर सिरहन दौड़ जाती थी और जो बात मैं भूलने की कोशिश कर रहा था मुझे फिर याद आती थी। मैं एक अजनबी परिस्थिति में एक अजनबी जगह पर हूँ। कई बार मैं बहुत गुस्से में भर जाता था। फिर मैं अपने दुख और गुस्से के इस भाव को समझाता था कि भले ही ये जेल थी, लेकिन कोई ठिकाना तो है। कोई जगह ना होने से अच्छा है कोई जगह होना। मेरी हालत इस कदर ख़राब थी कि जब मेरी बहन का बेटा बम्बई से मेरा बचा हुआ सामान लेकर आया, उसने मेरी हालत देखी तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुझे तुरंत उसे वापस भेजना पड़ा। इस हालत में मैं पारसी सराय में एक पारसी बनकर रहा। मैं जानता था कि यह नाटक ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और मुझे किसी दिन पहचान लिया जाएगा। इसलिए मैं सरकारी बंगला पाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री ने मेरी याचिका पर गहराई से ध्यान नहीं दिया। मेरी याचिका एक अफसर से दूसरे अफसर तक जाती रही। इससे पहले कि मुझे निश्चित उत्तर मिला, मेरे लिए वह भयानक दिन आ गया। मेरा उस सराय में 11वां दिन था। मैंने सुबह का नाश्ता कर लिया था और तैयार हो गया था और कमरे से ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था। दरअसल रात भर के लिए जो किताबें मैंने पुस्तकालय से उधार ली थी उनको उठा रहा था। तभी मैंने सीढ़ी पर कई लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। मुझे लगा कि यात्री ठहरने के लिए आए हैं। मैं उन मित्रों को देखने के लिए उठा। तभी मैंने दर्जनों गुस्से में भरे लंबे मजबूत पारसी लोगों को देखा। सबके हाथ में डंडे थे और वो मेरी कमरे की ओर आ रहे थे। मैंने समझ लिया कि ये यात्री नहीं है और इसका सबूत उन्होंने दे भी दिया। वे सभी लोग मेरे कमरे में इकट्ठे हो गए और उन्होंने मेरे ऊपर सवालों की बौछार कर दी। कौन हो तुम? तुम यहाँ क्यों आए हो? बदमाश आदमी, तुमने पारसी सराय को गंदा कर दिया। मैं खामोश खड़ा रहा। मैं कोई उत्तर नहीं दे सका। मैं इस झूठ को ठीक नहीं कह सका। यह वास्तव में एक धोखा था और धोखा पकड़ा गया। मैं यह जानता था कि अगर मैं इस खेल को इस कट्टर पारसी भीड़ के आगे जारी रखता तो ये मेरी जान लेकर छोड़ते। मेरी चुप्पी और खामोशी ने मुझे इस अनजान तक पहुंचने से बचा लिया। एक ने मुझसे कमरा कब खाली करूंगा पूछा। उस समय सराय के बदले मेरी जिंदगी दांव पर लगी थी। इस सवाल के साथ गंभीर धमकी भी छिपी थी। खैर, मैंने अपनी चुप्पी ये सोचते हुए तोड़ी कि एक हफ्ते में मंत्री मेरे बंगले की
दरख्वास्त को मंजूर कर लेगा और उनसे विनती की कि मुझे 1 हफ्ता और रहने दो, लेकिन पारसी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अंतिम चेतावनी दी कि मैं शाम तक सराय में नजर ना आऊं, मुझे निकलना ही होगा। उन्होंने गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा और चले गए। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, मेरा दिल बैठ गया। मैं बड़बड़ाता रहा और फूट फूट के रोया। उसके बाद मैं अपनी कीमती जगह, जी हाँ, मेरे रहने के ठिकाने से वंचित हो गया। वो जेल खाने से ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए कीमती थी। पारसी जाने के बाद मैं बैठकर किसी और रास्ते के बारे में सोचने लगा। मुझे उम्मीद थी जल्द ही मुझे सरकारी बंगला मिल जाएगा और मेरी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मेरी समस्याएं तात्कालिक थी और दोस्तों के पास इसका कोई उपाय नहीं था। बड़ौदा में मेरा कोई अछूत मित्र नहीं था, लेकिन दूसरी जाति के मित्र थे। एक हिंदू था, दूसरा क्रिश्चियन था। पहले मैं अपने हिंदू मित्र के यहाँ गया और बताया कि मेरे ऊपर क्या मुसीबत आई। वह बहुत अच्छे दिल का था और मेरा बहुत करीबी दोस्त था। वह उदास हुआ और गुस्सा हुआ। फिर उसने एक बात की ओर इशारा किया कि अगर तुम मेरे घर आए तो मेरे नौकर चले जाएंगे। मैंने उसके आशय को समझा और अपने ठहरने के लिए नहीं कहा। मैंने क्रिश्चियन मित्र के जाना यहाँ उचित नहीं समझा। एक बार उसने मुझे अपने घर पर रुकने का न्योता दिया था, तब मैंने पारसी सराय में रुकना सही समझा था। दरअसल न जाने के कारण हमारी आदतें अलग होना था। अब वहाँ जाना बेइज्जती करवाने जैसा था, इसलिए मैं अपने ऑफिस चला गया। लेकिन मैंने वहाँ जाने का विचार छोड़ा नहीं था। अपने एक मित्र से बात करने के बाद मैंने क्रिश्चियन मित्र से फिर पूछा कि क्या वो मुझे अपने वहाँ रुक रख सकता है। जब मैंने यह सवाल किया तो बदले में उसने कहा कि उसकी पत्नी कल बड़ौदा आ रही है और वो उससे पूछ कर बताएगा। मैं समझ गया कि यह एक चालाकी भरा जवाब है। वो और उसकी पत्नी मूलतः एक ब्राह्मण परिवार के थे। क्रिश्चियन होने के बाद भी पति तो उदार हुआ, लेकिन पत्नी अभी भी कट्टर थी और किसी अछूत को वो घर में नहीं ठहरने दे सकती थी। उम्मीद की ये किरण भी बुझ गई। उस समय शाम के 4 बज रहे थे जब मैं भारतीय क्रिश्चियन मित्र के घर से निकला। कहाँ जाऊँ, मेरे लिए विराट सवाल था। मुझे सराय छोड़नी ही थी, लेकिन कोई मित्र नहीं था जहाँ मैं जा सकता था। केवल एक विकल्प था, बम्बई वापस लौटने का। बड़ौदा से बम्बई की रेलगाड़ी 9 बजे रात को थी। 5 घंटे बिताने थे, उन्हें कहाँ बिताऊं? क्या मैं सराय में वापस जाऊं? क्या दोस्तों के यहाँ जाऊं? मैं सराय में वापस जाने का साहस नहीं जुटा पाया। मुझे डर था कि पारसी फिर से इकट्ठा होकर मुझ पर आक्रमण कर देंगे। मैं अपने मित्रों के यहाँ नहीं गया। भले ही मेरे हालात बहुत दयनीय थे, लेकिन मैं दया का पात्र नहीं बनना चाहता था। मैंने शहर के किनारे स्थित कमाथी बाग सरकारी बाग में समय बिताना तय किया। मैं वहाँ कुछ भाव से बैठा और कुछ इस उदासी से कि मेरे साथ यह क्या घटा। मैंने अपने माता पिता के बारे में और अब हम जब बच्चे थे, जब खराब दिन थे, उसके बारे में सोचा। 8 बजे रात को मैं बाग से बाहर आया और सराय के लिए गाड़ी ली। मैंने सराय से अपना सामान लिया। न तो केयर टेकर और न ही मैं, दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा। वो कहीं ना कहीं खुद को मेरी हालत के लिए जिम्मेवार मान रहा था। मैंने उसका बिल चुकाया, उसने खामोशी से उसको लिया और चुपचाप चला गया। मैं बड़ौदा बड़ी उम्मीदों से गया था। उसके लिए कई दूसरे मौके ठुकराए थे। यह युद्ध का समय था। भारतीय सरकारी शिक्षण संस्थानों में कई पद रिक्त थे। मैं कई प्रभावशाली लोगों को लंदन में जानता था, लेकिन मैंने उनमें से किसी से मदद नहीं ली। मैंने सोचा कि मेरा पहला फर्ज महाराजा बड़ौदा के लिए अपनी सेवाएं देना है, जिन्होंने मेरी शिक्षा का प्रबंध किया था। यहाँ मुझे कुल 11 दिनों के भीतर बड़ौदा से बम्बई जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह दृश्य जिसमें मुझे दर्जनों पारसी लोग डंडे लेकर मेरे सामने डराने वाले अंदाज में खड़े हैं और मैं उनके सामने भयभीत नज़रों से दया की भीख मांगते खड़ा हूँ, वो 18 वर्षों बाद भी धूमिल नहीं हो सका। मैं आज भी उसे जस का तस याद कर सकता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि उस दिन को याद किया और आंखों में आंसू ना आए। उस समय मैंने ये जाना कि जो आदमी हिंदुओं के लिए अछूत है, वो पारसियों के लिए भी अछूत है।